नमस्ते। मैं जज्बातों के भवसागर से हर्षिता राघव। मैं महक शादाब। आज के इस यूथ स्पीक के एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस कोरोना को चलते चलते 2 साल हो गए हैं और इस अनदेखे दुश्मन से हम आज भी लड़ रहे हैं। और इस अनदेखे दुश्मन ने जितना नुकसान किया है उसे नापना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इससे पहले हम अपने टॉपिक पर आए, हम आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। मैं महक शादाब। मैं एमए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं एसडीपीजी कॉलेज से पढ़ी हूँ और मेरी हॉबीज है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ों को देखना, जानना और उनके बारे में पता लगाना। मैंने अपने लॉकडाउन के समय में दो कंट्रीज का कल्चर, इंडिया के कंट्रीज के कल्चर से कंपेयर किया। रशिया और टर्की का कल्चर कंपेयर करके मैंने बहुत सारे डिफरेंस जाने। अब अब हर्षिता आप बताएं। जी। मेरा नाम हर्षिता राघव है। मैं क्लास 10 सी की स्टूडेंट हूँ। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी हॉबीज है, मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने उसके बारे में बहुत सारे पहले इंफॉर्मेशन गेन की और वो मैंने खेलना शुरू किया। तो मैंने उसकी काफ़ी अकेडमीज ली और अब मैं डीएवी गर्ल्स बास्केटबॉल टीम्स में हूँ और मैंने जोनल लेवल पे बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो हर्षिता जी, आप मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही बास्केटबॉल या फिजिकल एक्टिविटीज़ लवर हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा अपनी हॉबीज़ के बारे में इलैबोरेट करेंगी? जी। पहले शुरुआत में तो मतलब बास्केटबॉल मैंने ऐसे ही कुछ लोगों को खेलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा गेम है जो हमारी फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन कर सकता है ना? और तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा और जब मैंने शुरुआत में ऐसी पीटी पीरियड्स वगैरह में खेलना शुरू किया, तो फिर मैंने अपने अंदर की एबिलिटी को जाना कि हाँ, मैं इसको खेल सकती हूँ। फिर मैंने अकेडमी जॉइन की जैसे कि मैंने आपको बताया और वहाँ पे फिर हमारे जो कोच थे उन्होंने पूरा अच्छे से हमें बताया स्किल्स के बारे में। और मैं इसकी वजह से मैं गर्ल डीएवी गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में भी सिलेक्ट हुई और हम लोग काफ़ी जोनल मैचेस भी बाहर खेल के आए थे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में। तो जैसे कि मैंने महक सुना कि आपने कल्चर्स के बारे में आपको जानना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप हाँ। बताओ कुछ अपने कैसे आपने जाना? ये सिलसिला थोड़ा 2019 से स्टार्ट हुआ था। मैं यूट्यूब के ज़रिए से कुछ मैंने बाहर की सीरीज़ देखना स्टार्ट की। पहले मैंने कुछ टर्किश सीरीज़ स्टार्ट की, तो मुझे उनका कल्चर थोड़ा इंडिया जैसा लगा। और हाल ही में कुछ समय जो इस सेकेंड लॉकडाउन में मैंने मैंने किया था कि मैंने रशियन मूवीज़ और सीरियल्स देखे। जी। और उससे मुझे ना कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल्चर डाइवर्सिटी को एंजॉय करना और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में मुझे जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा आपको हर्षिता जी, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। हाँ, थोड़ी तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में किस तरह से हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं थोड़ा आपको एलैबोरेट हाँ, करना बताइए, चाहूँगी। बताइए। जैसे टर्किश में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी अपने आप को, बैन अदम महक। और जैसे इंडिया में भी हम लोग आप और तुम कर बात करते हैं, तो टर्की में भी टर्किश लैंग्वेज में भी वो टर्किश लैंग्वेज को तुर्कचे बोलते हैं। जी। तो वो लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं उनको उनको इज्जत देने के लिए, और सेन इस्तेमाल करते हैं वो आपने जो उम्र के लोगों को बात करने के लिए, जैसे हर्षिता आप और मैं एक तरह से फेलोज ही हाँ हैं। जी। तो मैं तुम करके बात करती हूँ, तो हम टर्किश में ऐसे बात करेंगे सेन, इस तरह से। और रशियन लैंग्वेज मैंने अभी अभी थोड़ा सीखना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से मुझे अभी मैं उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान रही हूँ। मुझे उसमें बस थोड़ी बहुत लाइन ही आती है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ रशियन में। जैसे कि मैं बोलूँगी प्रीवियस, मैंने ज़हूत महक। तो इस तरह से मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ अपनी लैंग्वेज स्किल पर काम करना।
जी हाँ, जैसे कि हमने देखा कि आपने तो काफ़ी कुछ सीख लिया है इस लॉकडाउन में नेट के माध्यम से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कैसे अजीब मतलब इंडियन लैंग्वेज से अलग-अलग वर्ड्स होते हैं। तो फिर आपने हमें भी बताइए ताकि हम भी जाके देख सकें कि कौन-सी साइट से, कहाँ पे जाकर देखा कि कहाँ से हम एपिसोड्स इन सब के टर्किश और ये सब देख सकते हैं? देखिए अर्चिता जी, मेरे लिए एक यूट्यूब ही हमेशा एक माध्यम रहा है जुड़ने का। और मैंने हमेशा यूट्यूब से ही सीखा है कि डिफरेंट कल्चर्स की चीजें देखना। तो यूट्यूब पर मैंने कई सारे रशियन ड्रामास देखे हैं और फिर उसके बाद मैंने वहीं से सीखा है। आप यूट्यूब को रेफर कर सकती हैं जी। और मैं आपको कुछ टॉप रिकमेंड भी कर सकती हूँ, कुछ टर्किश ड्रामास और रशियन ड्रामा। जी। तो जो जैसे आप स्टेइंग अलाइव देख सकती हैं, एक रशियन ड्रामा है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बेस्ड है और जिसके अंदर कि किस तरह से रशिया ने जर्मनी को हराया वो दिखाया। तो इससे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इससे हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चों को हिस्ट्री में थोड़ी कम रुचि होती है। तो जी। आप मूवीज और वॉर के मूवीज के थ्रू, एपिसोड के थ्रू आप इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी हॉबी के बारे में बताया, मैं भी कुछ बताना चाहती हाँ, ऑफ हूँ कोर्स, ऑफ बास्केटबॉल कोर्स। के बारे में। जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, तो फिर इस सिचुएशन में हम ज़्यादा अकेडमीज़, पार्क इन सब जगह तो जा नहीं पाते थे। लेकिन मैंने भी बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। जो हमारी स्किल्स होती हैं, उनको अपना मेंटेन करने के लिए मैं अपनी टेरेस पे जाके और हर जगह मतलब ऐसे प्रैक्टिस करती रहती थी। और जो वहाँ पे कॉम्पिटिशन जो बाहर चलते हैं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबको मैं अच्छे से फॉलो करती थी। और मतलब मैंने ऐसे बिल्कुल छोड़ा नहीं, क्योंकि बास्केटबॉल जो है शुरुआत में एक स्पोर्ट था मेरे लिए, लेकिन बाद में एक पैशन बन गया हमारे लिए। तो फिर मेरे को बास्केटबॉल खेलना सही में बहुत अच्छा लगता है, और बॉल इज माय लाइफ ऐसे करके हो सकता है ना। तो तो इसी आप तरह तो डाई हार्ट प्लेयर हाँ, हैं। बास्केटबॉल खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने थोड़ा सा कि जिस बारे में हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। तो हम जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैं ये कह रही थी कि कोविड-19 ने किस तरह से हमारे एजुकेशनल सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर दिया है। वैसे तो हर तरीके से हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कुछ ना कुछ इससे लॉस सहा ही है, लेकिन आज हम स्टूडेंट हैं तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को रखना चाहते हैं। तो आप लोग सभी जैसे जानते हैं कि स्टूडेंट किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन की जितनी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं हर्षिता जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप एक क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम देने जा रही हैं कि आपने एजुकेशन पर क्या आपको लगा कि क्या इम्पैक्ट पड़े हैं एजुकेशन पर कोविड-19 में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ा है, इसके हमें मतलब काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, पर ऐसा भी है कि हमें काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं। तो मैं कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स बताना चाहूँगी। जैसे कि जो टीचर्स जो जिनको सिर्फ़ हमारे ब्लैक बोर्ड, चॉक, बुक्स इन सब से हमें पढ़ाना आता था, वो आजकल हमें पढ़ाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग में काफ़ी टूल्स यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे पीडीएफ, मॉड्यूल्स, वीडियो, पॉडकास्ट एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी वो ऑनलाइन लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें भी इंटरनेट यूज़ करने का एक सही तरीका पता चला है कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं बिना उससे हार्म हुए। हमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। तो ये सभी हमें फ़ायदे हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, कैसे हम ऑनलाइन वर्चुअल क्लास लर्निंग में मदद ले सकते हैं। लेकिन एक तरफ से अगर हम देखें, तो कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन लोगों को अपने लिए अल्टरनेटिव जॉब ढूँढनी पड़ रही है, ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। तो और कभी-कभी ऐसा भी होता था, अगर हम बच्चों की प्रॉब्लम देखें, कि जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे, वो ना कभी-कभी डेट शीट या तो पोस्टपोन हो जाती थी या फिर चेंज हो जाते थे डेट शीट, तो फिर पर ना एक बात मैं आपको बीच में रोक रही हाँ। हूँ, जब वो डेट शीट पोस्टपोन होती थी
तो कुछ बच्चों के बीच में खुशी होती थी या सिर्फ सब दुखी मनाते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब पोस्टपोन होते थे और पता चलता था ना कि हाँ पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं, फिर तो सब खुश हो जाते थे कि ऑनलाइन हो रहे हैं, बस तो फिर बुक खोल के बैठना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बुक खोल के बैठते थे, कुछ सही से भी देते थे। पर हाँ, एक होता है ना, हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम देख सकते हैं बुक खोल के। और जैसे टीचर्स कितना भी कह ले, पर बच्चे तो करते ही है ना वो। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे डेट शीट चेंज हो जाती थी तो बच्चे काफी कंफ्यूज भी हो जाते थे कि कब पेपर देना है, कब नहीं देना है। फिर एक दूसरे को कॉल करके और ऐसे पूछते रहते थे। अगर अब हम पेरेंट्स की बात करें, तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग में बहुत मदद कर रहे थे कि साथ अपने बच्चे के साथ बैठ के उसको सब चीज समझा रहे थे साथ के साथ। लेकिन जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं उनकी अगर हम फीलिंग्स को देखें, तो वो तो अपने बच्चों की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहे थे। वो बिल्कुल भी उनको समझा नहीं पाते थे अगर कुछ उन्हें समझना होता था। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो, जैसे हमारी लेबर क्लास है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ मिड डे मील्स के लिए भेजते थे ताकि उनके बच्चों को एक टाइम का प्रॉपर खाना मिल जाए। वो भी आजकल भूखे हैं और ऐसी उनका भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है बहुत ज्यादा। और जो इस सिचुएशन में हमें बच्चों के अलावा स्मॉल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल को भी काफी मतलब प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे काफी लो बजट स्कूल्स भी होते थे, तो वो लोग भी काफी, उनके जो सेटअप है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है। तो यही सब हमारे कुछ फायदे हुए हैं, कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन हमने जो भी हुआ है उसको अच्छे से फेस किया है इसमें। आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे एलैबोरेट कर दिया कि हर सेक्शन, चाहे वो टीचर्स हो या स्कूल में काम करने वाले स्टाफ्स हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हर कोई इससे, इस कोविड से इम्पैक्ट हुआ है, चाहे थोड़ा जी हुआ है चाहे ज्यादा हुआ है, हर किसी पर इम्पैक्ट तो हुआ ही है। आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से, और मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, उन लोगों को भी आपने बहुत अच्छी तरह हाँ, से काफी अच्छे बताया। अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हाँ, हमारे लिए। हाँ, बहुत हमें मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों के कमेंट से। तो मुझे ले- लग रहा है कमेंट देख के कि उन लोगों जी। को हमारी बात समझ आ रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि जैसे अब बहुत सारे टीचर्स हमें मदद नहीं कर पाए, ऐसे भी बहुत से टीचर्स हैं जिनके जज्बों को हमें सलाम करना चाहिए, हाँ, जो कि बिल्कुल। ग्रामीण इलाके में साइकिल से पैदल चल के बच्चों के पास तक पहुंचे हैं, उनको शिक्षा दी है। क्योंकि हम लोग शहर के इलाकों में सबके पास डिवाइसेस होते ही हैं हाँ, ताकि हम ऑनलाइन लर्निंग में मदद ले सकें। पर ग्रामीण इलाके में ऐसे मतलब नहीं हो पाता, उन बच्चों के पास इतनी ज्यादा, उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारे टीचर्स जो हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। जैसे बोल सकते हैं हम कोरोना वॉरियर्स, वो वहां हाँ। तक पहुंच के और बच्चों को उन्होंने वहां पे भी जाके शिक्षा दिया है। हम अपने जो स्कूल के और कॉलेज के टीचर्स हैं उनको भी हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने भी हर हाल में, चाहे उनके पास भी, उनके लिए भी सब कुछ नया था, जी ये जैसे हमारे लिए नया था तो उन लोगों के लिए भी नया था। वो लोग भी हमारे लिए इस पूरे सेटअप से बाहर निकल कर ट्रेडिशनल सेटअप से मॉडर्न सेटअप में आए, तो उन लोगों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ मैं। तो अब मैं हर्षिता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप, मेरा और आपका स्कूल का एक्सपीरियंस यकीनन बेहद अलग रहा होगा। हाँ फॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे कोरोना नहीं था, हम स्कूल जाते थे, हम पूरा प्रॉपर, हमारा टाइमिंग होता था कि सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, सॉरी स्कूल जाना है, थोड़ा मेरा फंबल हो गया, तो स्कूल जाना है, हमारा एक पूरा टाइम, हमारा सब कुछ अलॉटेड था कि अब ये जी करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उसकी वजह से हम, मैं कहीं ये मानती हूँ कि जो हमने अपनी स्कूलिंग की है उसका आज भी हमें फल मिल रहा है, क्योंकि हमें डिसिप्लिन होना सिखाया है स्कूल ने। लेकिन जी। आप लोगों के साथ तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कि कोरोना अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया और आप लोगों की लाइफ बिल्कुल ही शिफ्ट हो गई है। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए कि अपनी ऑनलाइन एक्सपीरियंस के बारे में आप मुझे बताइए। हाँ, तो जैसे कि आपने सही कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो जीरो है पा रहा है, जी। वो एकदम जीरो है। सही कहा आपने। तो जैसे सब जानते ही हैं कि एक टीचर से अपने स्टूडेंट को फेस टू फेस समझने में ज्यादा आसानी होती है। उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं कोई बात समझने के। तो वो सब तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और जैसे कि हम अगर एक तरफ देखें तो कभी कभी ऐसा होता था
उनकी सिबलिंग्स के पास जैसे 2-3 सिबलिंग्स होते थे, हम्म। तो उनके पास डिवाइसेस की कमी हो जाती थी कि घर हाँ। में एक ही डिवाइस है। जैसे कि मेरे भाई और मेरे साथ भी हुई थी ये चीज। अच्छा। जैसे शुरुआत में हम लोग 2 भाई बहन हैं, तो फिर हमारे पास बस एक ही डिवाइस था। तो हमारे जो टाइम टेबल्स के टाइम है वो कोलैप्स हो जा रहे थे कि कभी भाई क्लास लेता था, कभी मैं लेती थी। लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते थे तो पापा ने जल्दी से एक डिवाइस खरीद के अवेलेबल करा दिया कि हाँ दोनों ले सके क्लास। पर बहुत लोगों के साथ ऐसा भी नहीं है कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के अफोर्डेबिलिटी लिए। बहुत बड़ा इशू इस कोरोना में सामने आया जी। जी। और इंटरनेट जो है वो हर किसी के यहाँ कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे हम लोग तो बहुत ही लकी हैं कि हमें बहुत सारी चीजें तभी मिल गई इस सिचुएशन में, ताकि हमने ऑनलाइन एजुकेशन पे मतलब ज्यादा फोकस किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मिल पाया। तो जैसे कि वो कभी कभी इंटरनेट भी चला जाता था, तो जैसे काफी टीचर्स की कभी आवाज नहीं सुनाई देती थी, कोई टॉपिक समझा रहे हैं नहीं, तो कभी वीडियो ब्लर हो जाती थी तो समझ नहीं आता था कुछ भी। तो इसके माध्यम से हम ये भी कर सकते थे, जैसे सोशल मीडिया साइट्स, कभी उसमें ही स्क्रॉल करने लग जाते थे हम लोग। हम भी करते थे, ऐसी बात नहीं है कि दूसरे लोग ही। जैसे हम कभी किसी का कॉल या मैसेज आ गया, उससे वजह से डिस्टर्ब हो जाते थे। या फिर जैसे जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लग गए उस पे कि हाँ नई चीज आई है, नया गाना आया है, तो इसे सुनने लग जाओ। तो फिर ये डिसएडवांटेज थे कि बहुत सारे मतलब हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत सारी हाँ। चीजें थी, है ना। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी थे, जैसे कि अगर हम फिजिकली स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर हम जहाँ से भी चाहें उस जगह से क्लास ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जिस भी जगह से हम किसी एक तरह से किसी भी कमरे में बैठ के, हमें अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस की वजह से स्कूल आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। और उसकी वजह से हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं वो भी सेव हो रहे थे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, कुछ स्कूल्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं उस पे। और जो मिड डे मील्स होते हैं वो सब भी हमारे बच रहे थे। तो हमें काफी एडवांटेजेस भी हुए थे कि जैसे कोई भी क्लास हम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो उसमें हम साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, या उस क्लास को हम रिकॉर्ड करके बाद के लिए भी शेयर कर सकते थे, अर्चीव डिलीट कुछ भी कर सकते थे, और बाद में उसे एग्जाम टाइम पे उसकी हेल्प भी ले सकते थे। पर एक जो बहुत ही बड़ा हमें डिसएडवांटेज हुआ था वो था हमारी आई हेल्थ केयर बिगड़ना। जी, इसपे हर्षी मैं एक चीज मैं ऐड करूंगी। एक मैं अपने भाई के साथ गई थी आई स्पेशलिस्ट के यहाँ। तो मैंने देखा हमारी एज के बच्चे वहां पर, मतलब जो भरा हुआ था क्लिनिक वो हमारी एज के बच्चों का ही था। और डॉक्टर ने खुद ने ये चीज एडमिट की कि जो उनके जो पेशेंट्स हैं वो आजकल की डेट में वो सारे पेशेंट्स हमारी एज ग्रुप के, क्योंकि हमारा गेमिंग, इंटरेक्शन, हम्म। पढ़ाई लिखाई, अपने फ्रेंड्स से जो भी हमें कुछ करना है या हमें एंटरटेन ही होना है, वो हाँ। सिर्फ यही एक मीडियम रह गया था हमारे पास। अगर हमें दुनिया भर में क्या चल रहा है न्यूज भी देखनी है ना, तो अल्टीमेटली हम वो जो हमारे पास फोन है हम उसी में स्क्रॉल करके देख जी। लेते थे। तो हम पूरी तरह से एक छोटे से डिवाइस पे हमारी दुनिया पूरी समा गई। जी। ये बात हुई तो उस वजह से हाई आई हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा बच्चों की वीक हो गई। बहुत बच्चों को मैं कई फ्रेंड्स से बाद में मिली हूँ आफ्टर जब लॉकडाउन खुला था, तो उनके चश्मे लग चुके थे, तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई। हाँ, जैसे कि आपने भी बताया था, जैसे मेरा भाई भी है, वो भी एकदम से मतलब गेम्स के साइड में क्लास चल रही है तो गेम्स खेलने लग गए, बार बार उसका ध्यान रखना पड़ता था। ऑलरेडी उसकी आंखें ऑलरेडी मतलब जिन बच्चों की, हमारी फ्रेंड्स की भी जिनकी आंखें ऑलरेडी कमजोर है उनकी तो और भी कमजोर हो गई। और जैसे हमारी पहले बिल्कुल ठीक थी, हाँ। लेकिन अब भी हमारे आंखों में दर्द, सर में दर्द, ये सब होने लगा था कि आंखों लगातार। से पानी आना ये हाँ, कॉमन हो रहा है। इचिंग वगैरह ये सब तो बच्चों में एक तरह से कॉमन हो गया, जिसको देखो उसको ही स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं। हाँ सही। तो ये सब बहुत कॉमन हो गया था कि इतनी देर तक स्क्रीन पे कैसे फोकस करें, क्योंकि एक पीरियड मतलब मिनिमम 30 या मैक्स 40 मिनट्स मिनट का का ऑन एन होता है। एवरेज हाँ होता ही था। और ऐसे नहीं कि एक दिन में एक ही क्लास लग रही है, 5-6 क्लास तो लगी जाती थी। तो फिर यही सब हमें बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें फेस करने पड़े। लेकिन जैसे भी है, हम बच्चे जो हैं वो एक तरह से पीछे नहीं हटे, हमने सही। काफी स्ट्रांग होके और हमने ये मतलब डिसएडवांटेजेस चैलेंजेस फेस किए, लेकिन एडवांटेजेस एंजॉय भी किए, जैसे ऑनलाइन पेपर, हाँ। तो एक तरह से फुल चीटिंग, है ना। तो ये तो रही मेरी बात। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एक स्टूडेंट को क्या फायदे और क्या नुकसान हुए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस हर्षी आपसे बिल्कुल अलग नहीं है। मेरे भी पॉइंट्स आपकी तरह मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हाँ मैं कुछ कह सकती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट में काफी कुछ अंतर है उनके जी। एक्सपीरियंसेस में।
तो मैं एक एक करके अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रखती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। पहले हम लोगों का एक रूटीन था, उठे, कपड़े पहने, कॉलेज गए, कॉलेज में ही सब कुछ हो रहा है अपना, शाम को घर आ रहे हैं। सिर्फ हमारा क्या था, हमारा जो जिंदगी के का मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में गुजर जाता था जी और करिकुलम बुक्स पढ़ने में गुजर जाता था। अब क्या हो रहा है कि अब हमें घर पर आ गए हैं हम लोग, तो अब हम लोग उन कोर्सेज में एनरोल कर पा रहे हैं जो कि करियर एडवांसमेंट कोर्सेज है। करियर एडवांसमेंट कोर्सेज है जैसे कि जो हमारे फ्यूचर में जॉब लेने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई हमारी लाइफ के अंदर। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब लोगों ने एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम की अहमियत और टाइम को यूटिलाइज करना इस लॉकडाउन में सीखा है मैंने, और जो मेरे पीयर्स हैं, पीयर ग्रुप है, उन लोगों ने तो इस टाइम का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखा। देखिए पहले क्या होता था, हम सोचते थे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई करेंगे, हम करियर बनाएंगे, हम ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने फैमिलीज को या जो हमारे क्लोज जी पर्सन है उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते थे। जो हमारे घर में एल्डरली लोग हैं उनका ध्यान नहीं रख पाते थे। जब लॉकडाउन लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी जो मेरी दादी है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती जी थी। मैं अगर ऑनलाइन क्लास भी ले रही हूँ तो मैं उनके पास बैठी रहती थी। तो एक लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बना है इस टाइम को यूटिलाइज करके, टाइम मैनेजमेंट। और एक जो ये करेक्टरिस्टिक सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो कोरोना ने सिखाई हमें, सेल्फ डिसिप्लिन रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जी जैसे आपको आपको कोई टीचर आके बोलेगा नहीं कि कंसंट्रेट करो, पढ़ो। ये जब हम फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो हमें टीचर का थोड़ा डर तो रहता है, चाहे कोई थोड़ा सा शैतान सा स्टूडेंट भी हो ना, वो तब भी टीचर के सामने सीधा हाँ कि बैठेगा। सामने टीचर टीचर है। है सामने, यहाँ तो टीचर नहीं है, बट आपको अगर पढ़ना है तो आपको खुद पढ़ना है और आपको खुद लिखना है, खुद बोलना है, खुद अगर आपके डाउट्स हैं तो वो आपको खुद क्लियर कर, मैम से खुद, अपने टीचर से खुद क्लियर करने हैं वो डाउट्स। तो काफी ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन लेवल राइज किया है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। और मैंने जैसे बताया, हमने जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसको ये तो करियर एडवांसमेंट अपने आप में, अपने करियर को एनरिच करने का ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम मिल गया है हम लोगों को। हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते थे, इस कोरोना में हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। जी और सभी लोगों ने अपनी मम्मियों का तो हाथ बटाया ही है इस कोरोना टाइम में, अपने घर वालों का हाथ बटाया, एक लव केयर, ये रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ है। जो हमारी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी थी वो एक तरफ रुक कर आ गई थी और सब कुछ रुक गया था। हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। हाँ जैसे जी। आपने मम्मियों की बात की, तो जैसे अभी हम घर पे रहते थे तो बस कुछ बाहर का तो कुछ ला नहीं सकते थे कि हाँ कोविड है, तो बस मम्मी के पीछे लग जाना कि मम्मी आज कुछ अच्छा सा खाने का दिल कर रहा है। तो मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया साइट्स या फिर हाँ व्हाट्सएप स्टेटस पे नई नई डिशेस बना के और डाल रहे थे कि आज हमने ये ट्राई किया, आज हमने वो ट्राई किया। इनफैक्ट हमने भी मतलब पहली बार घर पे जब बहुत सारी डिशेस बनाई, तो हम भी काफी खुश हो रहे थे कि हमने तो ये घर पे भी बनाया और खाया। तो ये सब चीजें तो चल ही रहा था कि जंक फूड नहीं रुक रहा था हमारा इस सिचुएशन में भी। तो देखिए कितना कुछ सीख लिया हमने इस टाइम में। अब मैं थोड़ा नेगेटिव पर और थोड़ा सीरियस इशू पर रोशनी डालना चाहूंगी। देखिए हमारी अ, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है वो बहुत वास्ट है। हमारी जो एक एरिया दूसरे एरिया से बिल्कुल अलग होता है, जी ज्योग्राफिकली बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है और कुछ एरिया थोड़ा अभी डेवलपिंग की स्टेज पर है। तो उन एरियाज में जितने भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये हुआ था जैसे अगर कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर भी रहते हैं, शहरों में भी आकर रहते थे, लेकिन वो लोग वापस उन्हें अपने ही घर पर जाना पड़ गया हाँ था, क्योंकि वो यहाँ क्या करते, कैसे खाते, कैसे रहते। तो उन लोगों को ना, वो लोग गाँव में सिचुएटेड थे, तो उनको इतना ज्यादा ना इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इशू पड़ रहा था। और जो थोड़े जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे उनकी जॉब्स चली गई थी, तो वो लोग कहाँ से उनको डिवाइसेस दिलवाते। तो ऐसे में मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, पेपर में आई थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि एक क्लास थी जिसमें 40 स्टूडेंट थे। तो और जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई,
विद इन 10-20 डेज में सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे रह गए, और जिनमें से 5 से 8 बच्चे तो कभी ऑनलाइन प्रेजेंट हुए ही नहीं। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना जी चाहूंगी, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के बच्चों को मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। तो जैसे एक सर्वे ने बताया था कि काफी बच्चे कोरोना सिचुएशन से पहले एनरोल हो रहे थे कि हाँ एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन एक सर्वे ने अभी हाल ही में बताया था कि 90% इन अर्बन एरियाज एंड 37% इन रूरल एरियाज हैव नॉट स्टडीड इन पेंडेमिक एट ऑल। मतलब उन्होंने पढ़ा ही नहीं कुछ भी, उनकी पढ़ाई एकदम छूट गई। मतलब अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो 19% भी काफी ज्यादा है, और रूरल एरियाज में तो 37% बच्चों की तो एकदम पढ़ाई जैसे छूट सी ही गई। हाँ, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि अगर आप एजुकेट है ना, तो आपके सोचने का, बोलने का, रहने का तरीका एकदम बदल जाता है। एजुकेशन एक इंसान को इंसान बनाता है, जी कंप्लीट करता है हमारी जिंदगी। एजुकेशन के बिना, अगर मैं कभी सोचती भी हूँ ना, तो एजुकेशन के बिना हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मुझे दुख होता है कि जिन्होंने जबरदस्ती, वो शायद पढ़ने में, क्या पता उनमें से कोई बच्चा ऐसा होता कि जो आगे चल के फ्यूचर जी में कुछ काफी अच्छा मतलब कर कैपेबल होता, लेकिन अब उसको मिल ही नहीं फोर्सफुली पाई। हाँ फोर्सफुली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन हम आशा करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए लाइफ में, जी कि कुछ ना कुछ उनके लिए भी सही होगा। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा उनके साथ ही बुरा होगा, हमारी सरकार भी हमारे टीचर्स टीचर्स भी भी बहुत कोशिश बहुत कर रहे हैं। स्टेक होल्डर हैं जो अब आगे आ रहे हैं। चलो, जो पीछे हो गया वो हो गया, अब हमें आगे देखना जी है। तो और मुझे एक जो कमी और मैं आपको बताती हूँ, हमारा पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सब्जेक्टिव है। हमारे जी जो पेपर्स हम देते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, मैं जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, और जो आप लोग देते हैं, तो वो सारे के सारा जो करिकुलम है वो हमारा सब्जेक्टिव होता था। अब अचानक से हमारा जो करिकुलम है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव शिफ्ट हो गया। तो जी उसमें टीचर्स को भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है इवेलुएशन करने में। और जब तक हम इवेलुएट नहीं करेंगे कि, देखिए, आप वहाँ किसी भी को एजुकेट करते रहो, पढ़ाते रहो, लेकिन उसका असली रिजल्ट कब पता चलता है? उसका असली रिजल्ट तब पता चलता है जब हमारा रिजल्ट आता है। इसलिए कहते हैं ना कि स्टूडेंट के लिए उसका रिजल्ट का दिन सबसे बड़ा सबसे बड़ा। दिन होता है। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए अब यहाँ पर इवेलुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इनिशियली इवेलुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और थोड़े से जो केसेस थे वो चीटिंग के भी आ रहे थे, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि चीट भी कर रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मुझे कमी नजर आई। तो ये मुझे परेशानियां नजर आई हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा ऑनलाइन एजुकेशन में, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह खराब था, पर थोड़ा बहुत कमी तो होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यही चीज। तो अब आप ये बताइए, मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, और मेरा एक्सपीरियंस क्या आपको थोड़ा सा अलग लगा? हाँ, आपका एक्सपीरियंस तो मतलब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एक स्कूल स्टूडेंट में काफी फर्क होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था। जैसे कि आपने टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इन सब की बात की, तो ये सब तो हमें भी फॉलो करना पड़ा। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अभी भी इतना नहीं कर पाए। जैसे उन्हें आदत थी कि सुबह मम्मी उठा के तैयार करके भेजेंगी, तो वो इतना मतलब डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहे थे कि जैसे उनकी क्लास चला दी उनके पेरेंट्स ने, तो कभी भी खा रहे हैं, किसी भी ड्रेस में उठ के बैठ गए, तो उन्होंने इतनी समझ नहीं थी। और जो अभी जिन्होंने इनिशियली स्कूल जाना स्टार्ट किया है, हाँ यंग स्कूलर्स हैं जो, तो उन लोगों को तो लग रहा है कि यही लाइफ है, हमें स्कूल में ऐसे ही जाना होगा, हाँ, ये ये स्कूल है स्कूल हमारा। है, घर में ही स्कूल है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा आगे जाके डिफिकल्टी होगी। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मेरा भी एक छोटा भाई है, वो अभी तक स्कूल भी नहीं गया, उसका एडमिशन हुआ और ऑनलाइन पे उसकी पढ़ाई चलती रहती है, तो उसे तो लगता है यही स्कूल है कि सुबह उठो, नहाओ धो, तैयार होके बैठ जाओ, फोन से क्लास लेते रहो, उसी में ही मैम को काम दिखा दो, तो यही स्कूल है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि फिजिकली जाके और काफी इंजॉइंग होता है स्कूल। ये तो मतलब ये भी इंजॉइंग है, लेकिन इतना नहीं है ना जितना फिजिकली हाँ, इंटरेक्ट होके वहां हो जाके सकता नए है। फ्रेंड्स बनते हैं, इंटरेक्शन होता है। बहुत कुछ होता है। तो अब एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, इस कोरोना ने तो पिछले 2 सालों से एग्जाम्स बिल्कुल ही बदल दिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न। 2020 में तो कुछ एग्जाम्स हो गए थे फॉर्चुनेटली, जी और कुछ प्री एग्जाम्स बोर्ड्स वगैरह तो हो हो ही ही गए गए थे। थे। नहीं, जो सीबीएसई के 10th के एग्जामिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए थे, 11th 12th के कुछ एग्जामिनेशन रह गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली उन एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा।
और अब देखिए, अब जो 2021 में तो सारे ही एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए। तो आप जैसे एक हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हम लोगों में जो डिस्कशन हुआ था, तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर इन केस हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो थोड़ा, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगा कि गलत होता, क्योंकि शायद से लास्ट टाइम पर बच्चे थोड़ा ज्यादा मेहनत सीरियस हो कर जाते जाते हैं, हैं। ज्यादा मेहनत करते हैं, और वो शायद जो वो जितना वो अब स्कोर कर पाए थे वो शायद उससे ज्यादा कर पाते। तो आपका क्या व्यू है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता तो आपको कैसा लगता? मतलब मेरे को हो जाता तो मुझे तो सही में ऐसा लगता है कि जैसे एक ह्यूमन नीड्स मतलब कभी खत्म नहीं होती। तो मुझे लगता है जैसे सपोज 85 हाँ आते कि हाँ अगर मैं और मेहनत करती तो क्या पता मेरे 88 90 आ ही जाते। तो वो एग्जामिनेशन पैटर्न में तो जैसे कि आपने बताया है कि काफी चेंजेस हुए हैं। तो जैसे 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन थे, तो वो सीबीएसई को बहुत वेट किया उन्होंने कि हाँ। सिचुएशन सही हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। पर तो जो फिर भी है हमारी सेफ्टी के लिए ही हुआ है, जी लेकिन फिर भी एक मन में तो रह ही जाएगा। हाँ, कि ये मतलब जो उन्होंने कैंसिल कर दिया है ग्रेड्स पे, तो कुछ बच्चे तो जैसे जो नहीं पढ़ते थे एक तरह से वो काफी खुश हैं कि हाँ हमारी तो इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई, पेपर नहीं देने पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स बहुत मतलब खुशी जाहिर की अपनी दोस्तों में, कह रहे थे कि यार मजे आ गए, पेपर नहीं देने पड़ेंगे अब तो। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे थे जो कि पढ़ाई के लिए काफी सीरियस रहते थे, उनको काफी मतलब ऐसा लगा कि काश अगर हम पेपर दे पाते तो फिर हमारे और भी अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर पाते। तो इसके लिए हमारे एजुकेशन उसने सिस्टम ने हाल ही में, अगर आपने सुना होगा, हाँ। कि इम्प्रूवमेंट्स के पेपर हुए हैं जिन बच्चों को जो अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड थे उन लोगों ने दिए हैं अपने इम्प्रूवमेंट के पेपर। तो फिर मतलब ऐसे था कि कुछ बच्चे सेटिस्फाइड है कुछ अनसेटिस्फाइड है, लेकिन जिन बच्चों जो अनसेटिस्फाइड है लेकिन तब भी उनकी परसेंटेज कम रह गई, तो उन्हें 11 के सब्जेक्ट्स चूज करने में और 12 के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने में काफी दिक्कत हो रही है। कि क्योंकि सभी को एक तरह जगह से वो देती है परसेंटेज, तो फिर उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने हैं अपने एडमिशन्स लेने में फर्दर। हाँ, पर जैसे कहा जाता है कि मार्क्स किसी को टोटली डिस्क्राइब नहीं करते, बट काफी हद तक मार्क्स एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। हम्म। लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आप क्या हो, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी स्किल्स आपको डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ के माध्यम से आप बच्चों को, जो बच्चे देख रहे हैं, वो उनको ये कहना चाहेंगे कि आप लोग दिल छोटा मत करें, अगर आगे सब कुछ अच्छा होगा। जी। और मैं खुद इस साल 10th के बोर्ड हाँ, मैं एग्जामिनेशन आप फेस करने यही जा कहना रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं खुद ही इस साल फेस करने जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि सब कुछ पहले जैसा होगा, हाँ। जैसे पहले सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे। पर अब तो सीबीएसई ने नई एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल निकाल दिया उन्होंने। जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे उनको दो टर्म में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो कि काफी मतलब काफी क्या सारे बच्चों के लिए बहुत ही नई पॉलिसी है, हमारे टीचर्स के लिए भी। वो भी काफी शुरुआत में कंफ्यूज थे, लेकिन अब सैंपल पेपर्स धीरे धीरे आने लगे हैं। काफी नई नई बुक आई है, मास्टरमाइंड्स और बहुत सारी, जिसमें सैंपल पेपर्स हैं और हमें आइडिया मिल रहा है कि कैसे तैयारी करनी है। जैसे वो टर्म 1 है तो वो अभी नवंबर में होने वाले हैं हमारे, और जो टर्म 2 है वो मार्च एंड में जाकर होंगे। तब उनका तो कुछ पता नहीं है अभी कि वो कैसे होंगे, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे टर्म 1, उससे पहले हमारे स्कूल प्री टर्म 1, ये सब जो ले रहे हैं, ये सब पूरे एमसीक्यू बेस्ड पूरे ऑब्जेक्टिव्स ही ले रहे हैं। अब इसके भी हमें कुछ फायदे कुछ नुकसान है। जी, एलैबोरेट कीजिए प्लीज। जी। तो हमारे फायदे ये हैं कि हमें मतलब जो लंबे लंबे आंसर्स थे वो सब पूरा ऐसे एक्सप्लेनेशन में याद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इसका अगर हम नुकसान देखें तो जैसे वो वन वर्ड आंसर है, वो टेक्स्ट में से कहीं से भी दे सकते हैं वो। तो हमें बहुत ही ज्यादा डीप लर्निंग पूरा अच्छे से, एक होता है ना टेक्स्ट बुक को घोल के पी जाना है, कि ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम पूरा कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हमें आता है, तो फिर हम ये इसका आंसर आसानी से दे दें। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही खुश हैं कि हाँ एमसीक्यू हो रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि स्कूल वालों ने मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, वरना जो लोग तुक्के लगा के आते थे उनको तो काफी नुकसान हो जाता। तो ये हम एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आपके टाइम पे और हमारे टाइम पे देखा जाए तो वो तो पूरा ही चेंज हो गया है। पेरेंट्स स्टूडेंट्स मतलब हर हायरार्की के लिए बहुत ही नई चीज है कि कैसी एजुकेशन पॉलिसी है, कैसे तैयारी करनी है। पर ऐसी बात नहीं है, हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें काफी मदद कर रहे हैं। हाल ही में अभी यूटी 2 खत्म हुए हैं, तो फिर उन्होंने काफी हमें सैंपल पेपर्स पूरा बताया कि कैसे कैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे, और पूरा प्रिपेयर करने की पूरी हमें स्ट्रेटेजी बता दी है उन्होंने।
चलिए, आपको बहुत लकी हैं आप कि आपके पास इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं। और बाकी आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है कि जो आप फॉलो कर रही हैं? हाँ, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि लास्ट के 10-15 दिन में जाके सीरियस हो जाएंगे, सुबह उठ के पढ़ लिया करेंगे। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स याद करो और लिख के आ जाओ कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ लिख दिया तो 2-3 नंबर मिल जाएंगे। इस बार तो रॉन्ग ही है ना। तो फिर हमें पहले से ही चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर देने चाहिए। जैसे काफी काफी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 में, तो उनकी रीडिंग 2-3 बार हमें टेक्स्ट की कर लेनी चाहिए अच्छे से, ताकि हमें आगे चलने में बस रिवाइज रिवाइज करना पड़े। क्योंकि एक दिन पहले हम टेक्स्ट की रीडिंग कैसे कर सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन उस टेक्स्ट के अंदर से ही आएंगे। तो ऐसे कुछ खास तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं बस यही कर रही हूँ कि चैप्टर्स की रीडिंग और ये सब फॉलो अप कर रही हूँ। और जो सैम्पल पेपर आ रहे हैं, जो नई बुक्स आई हैं, उनको मैंने परचेज किया है और उनसे मैं काफी मदद मिल पा रही है मुझे। तो ये तो रही मेरी बात। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ थी कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट को हायर एग्जामिनेशन में इंटरनेट कैसे हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में। मैं आपको ये आपका क्वेश्चन डाउट दूर करती हूँ। हर्षिता जी, पहले तो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है ना, ये इनडायरेक्टली आपको आगे हेल्पफुल होगा। क्योंकि जितने भी आपने बड़ी बड़े एग्जाम्स आप देख लीजिए, आप यूपीएससी का एग्जाम उठाइए, आप जी एसएससी का एग्जाम उठाइए, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो इसी पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं कि रट्टाफिकेशन नहीं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना समझ कर उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, इस बेसिस पे आपको हायर लेवल पर जॉब्स मिलती हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा टाइम पर भी अगर ये होता तो हम बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग होते जी कि क्योंकि अब आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं, आपको जो पढ़ना जो आ रहा है क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शन है, सही तो सही, गलत गलत तो तो गलत। गलत। वरना आप पहले हम लोग बच्चे कुछ रट्टाफिकेशन लिख कर आ रहे हैं, उस पर भी नंबर मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा बच्चे थोड़ा सीरियस हो। जी बिल्कुल सही कहा और आपने। अब मैं अपनी जो हमारे जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन के में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा। मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी, हमारे हमें कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सब लोगों को हमारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, हमें लग रहा है कि जो हम बोलना चाह रहे वो हैं वहां हमारे तक व्यूज पहुंच पहुंच रहे रहा हैं। है। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अभिषेक जी, पंकज जी, पायल पायल जी, चौधरी, और उजाला चौधरी, उजाला सचदेवा जी, ये सब हमें बहुत अच्छे अच्छे कुलदीप राघव कमेंट्स जी, कर रहे हैं। जी काफी लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा, प्रियंका मैम भी है यहाँ पर, जी, तो सब बहुत बहुत अच्छे अच्छा अच्छे कमेंट्स अच्छा मिल रहे है हैं, और हमें हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मोटिवेशन है फील हो आज। रहा जी है। तो हम कहाँ पर थे? वो उसमें हाँ, हायर लेवल हायर लेवल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने अपने पर्सनल मैंने कुछ साइट्स फॉलो करी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम किसने नहीं सुना? हाँ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो वहां पर आप जाकर किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिन जिन जो कि आर्ट्स, डिजाइन, साइंसेस और जो आपकी फर्दर स्टडीज हैं, उसमें आप जाके एनरोल कीजिए। आपको कुछ कोर्सेज फ्री हैं, कुछ कोर्सेज पेड हैं, लेकिन वो जो पेड है वो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट के नहीं है, कोई मतलब नॉर्मल है, उनको हम जी अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ना आपको वहां से जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है ना, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मोटिवेट हाँ, कि करता मुझे है। चाहे वो एक पार्टिसिपेशन ही सही। सर्टिफिकेट क्यों ना मिले। हाँ, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर मैंने कोर्स में एनरोल किया जो कि कोरोना के ऊपर था। उन्होंने मॉड्यूल्स वाइज मुझे समझाया, कई बच्चों ने मेरे साथ एनरोल किया, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया। उसके बाद उन्होंने हमें इवेल्युएट करा थ्रू एमसीक्यूज और उसके बाद उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट इशू किया। वो बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए कि वो मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्टिफिकेट इशू करके जी दिया। तो ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई और यूडेमी, कोर्सेरा, इतने सारी ये जो साइट्स है ना, यहाँ पर आप जाएं और किसी भी, ये नहीं है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, आपको अपनी लाइफ में कुछ लेसन चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, तो कुछ भी
मतलब इंटरनेट एक तरह से वेब है, आप कुछ भी वहां से ग्रास्प जी। कर सकते हो। अब एक चीज और कि ये सब तो आपने एक्सटर्नल बता दिया, अब आप कुछ इंडिया के बारे में बताइए कि हमारी हाँ, इंडिया भी तो पीछे नहीं है। हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी, हमारा तो एजुकेशन हब है। हमने तो एंशियंट टाइम्स से हम लोग दुनिया को एजुकेट कर रहे हैं। हमारे मैं एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पर जो कौटिल्य को मैं बहुत जी ज्यादा फॉलो करती हूँ। तो जो इतने हमारे पुराने टाइम से ही हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जी, कितनी ज्यादा ये तो फेमस है। काफी। हम लोग किसी हाल में किसी से कम नहीं है, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है एजुकेशन के मामले में। और तो हमारी एक स्वयं स्वयं प्लेटफॉर्म है, और वो वेरियस कोर्सेज, जैसे यहाँ पर स्वयं प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी भी यहाँ की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपकी हो गई आईआईटीज, जी जितने भी आईआईटीज हैं, जितने भी आईआईएम्स हैं, जितने भी डीयू हो गए, जेएनयू हो गई, हमारी जितने भी स्टेट हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब वहाँ पर आ रहे हैं। इग्नू हो गई डिस्टेंस लर्निंग के लिए, तो वो आ रहे हैं वहाँ पर अपने वेरियस कोर्सेज को वहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ के टीचर्स इतना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम वहाँ पर एनरोल करते हैं, पूरा मॉड्यूल हमारे सामने होता है, और उसको हम कोर्स खत्म होने के बाद हमें एक टेस्ट, पूरा प्रॉपर टेस्ट देना पड़ता है, और हमें सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो ये हमारी करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और हमारे जो यूट्यूब तो सबसे बड़ा मास्टर है हमारे हाँ, लिए यूट्यूब आजकल। तो। कुछ भी सीख लीजिए, क्राफ्ट, पेंटिंग, स्केचिंग, सब कुछ सीख लीजिए। और मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब लॉकडाउन लगा ही था, तब उस समय पर हम मिड सेमेस्टर में थे, और हमारा कॉलेज बंद हो गया था, और हमारे पास बुक्स नहीं थी। बुक्स की बहुत ज्यादा हमारे पास कमी हो गई थी, क्योंकि बुक्स, मैं फ्रैंकली स्पीक बोल रही हूँ, बुक्स थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो हम सभी सोचते हैं कि, और हमारे कॉलेजेस इतना ज्यादा इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, मेरे खुद के कॉलेज में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसकी इतनी मेंटेनेंस इतनी कॉस्टली होती है, तो वहां से हम रिलाई करते थे, उन सोर्सेज जी पे रिलाई करते थे। और वहां पर हमें हर, मतलब आप ये सोचिए, आप किस ऑथर का नाम लेंगे, और वहां पे वो चीज अवेलेबल नहीं होती थी। अब अचानक से हम कॉलेज नहीं जा सकते थे, और हमारे एग्जाम्स तो रुकेंगे नहीं। तो उस समय पे हमारे जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हमें एक साइट बताई, ईपीजी पाठशाला, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई है। उस पर आपको ई कंटेंट मिलेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, और उसकी वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, सरकार ने पूरी जी तरह से जो एनसीईआरटीज हैं उनकी पीडीएफ ncrt.nic पर डाल दी है। तो हर हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी किसी हाल में, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन किसी हाल में पीछे नहीं है। तो मैंने आपको इतने सारे ये सोर्स बताए, आप सबसे मैं ये चाहूंगी आप एक बार जाके देखें। ये जी बिल्कुल। हर तरह से, ये आपको, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप वर्क करते हैं, आप सबको ये बेनिफिशियल है। जी, जैसे कि आपने अभी ये पूरा अपने एजुकेशन के बारे में बताया, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें एक चीज और बहुत बड़ी फेस करनी पड़ी है, वो है हमारी फिजिकल हेल्थ, जो कि काफी जरूरी हो गई है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, पिछले इतने सालों में, मतलब 2 साल से हम पहले तो बहुत ध्यान रखते थे अपनी फिजिकल हेल्थ का, लेकिन बाहर से कहीं आना जाना तो हो नहीं पा रहा था। तो जैसे है ना, घर में सब लोग बहुत हेल्दी, फैटी फैटी और लेजी हो गए हैं। जैसे कि कुछ लोग, मेरे फ्रेंड्स जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा लेजी हो गए हैं। जैसे कि हम जैसे मैं खुद ही बता रही थी, अपना बास्केटबॉल एकेडमी, वो सब बंद हो गया था कि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, पहले हेल्थ जरूरी है, तो घर में ही रहो, घर में ही रहो। तो जब खाया और इस एक तरह से कहें तो बस बैठ गया, और कुछ फिजिकल हो नहीं पाता था। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग जो है ना, ज्यादा फिजिकल उसमें इंटरेक्ट हो। जैसे आजकल की जो यूथ आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको ऑनलाइन चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, कि ऑनलाइन गेम्स बहुत सारी हैं, कि ऑनलाइन ही करते रहे। मैं उनको कहना चाहती हूँ, जो भी वो अभी सुन रहे इवन हैं। जो बैडमिंटन है ना, वो ऑनलाइन खेल रहे हाँ, हैं, ये नहीं, ऑनलाइन, ये मतलब चीज बहुत बैडमिंटन तक ऑनलाइन खेल रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट, क्रिकेट भी तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन हो खेल गया सकते हैं। सब। मतलब हद हो गई है। हम चाहते हैं कि आउटडोर, मतलब मैं
पर्सनली चाहती हूँ कि आउटडोर गेम्स हम ज़्यादा चूज़ करें, जिसकी वजह से हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो सही रहे, क्योंकि अगर हम बहुत ही ज़्यादा जैसे फैटी कुछ लोग हो गए हैं तो उनको काफ़ी बीमारियाँ भी लग सकती हैं, जैसे ओबेसिटी और जो लेज़ी है, स्लीपिंग सिकनेस और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ, और हम इस फिज़िकल उसके साथ-साथ हमें अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रखनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग खाना-पीना छोड़ देते हैं कि हम डाइट पे हैं, हाँ, तो वो नहीं। वो नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, जैसे कि हमने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में सुना ही था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो फिर मैं चाहती हूँ कि हम जैसे सब लोग बोलते हैं ये तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हमें खाती रहनी चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखे, और ना हमें मतलब बहुत मदद करती है, हमें एनर्जी देती है किसी भी चीज़, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे आउटडोर ही गेम्स क्यों ना हो। इन सब चीज़ों को मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिप्लेनिश होते हैं, और जैसे कि कुछ लोग बहुत ही, अब तो पहले से धीरे-धीरे सब कुछ खुलने लगा है, तो जैसे कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं, उन्हें घर से निकलना भी पसंद नहीं आ रहा है अब। पहले शुरुआत में तो बहुत लग रहा था उन्हें कि अब घर में बंद हैं हम एक तरह से। तो मैं चाहती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ रूटीन अब फ़ॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे मॉर्निंग वॉक्स, जॉग, रनिंग, बाइकिंग, और एक सबसे बड़ा वो योगा। योगा योगा से तो ही होगा। हाँ, योगा तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो हम घर में रह के भी कर सकते हैं। जैसे मेरे खुद के ग्रैंडफ़ादर हैं, वो डेली योगा करते हैं, उनका रूटीन है कि मॉर्निंग, इवनिंग योगा करते हैं, और कभी-कभी हम भी उनके साथ चले जाते हैं, हमें ले जाते हैं। तो योगा तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसके साथ-साथ मेडिटेशन, जो हम पिछले महीनों में हमें फिज़िकल, मेंटल दोनों ही स्ट्रेस रहा है, मेंटल तो बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम मेडिटेशन करें कि सब कुछ मतलब कि मेडिटेट करें दिन में 2-3 बार, तो फिर जो हमारे स्ट्रेस है ना, उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट लेवल पे भी बात करें, कभी-कभी कोई आंसर याद नहीं हो रहा होता है, या फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि कल कैसा होगा पेपर, तो हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए ताकि हमारी स्ट्रेस है उसको काफ़ी आराम मिले। तो ये तो रही फिज़िकल हेल्थ की बात। अब मेहदी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे जो ऑनलाइन एजुकेशन में हम स्टूडेंट्स इतने चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन इनको ओवरकम करने की और 2-3 चीज़ें आप बताइए। देखिए हर्षिता, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर सबसे बेस्ट वे है, अगर कोई स्टूडेंट किसी कैसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, तो आप ऐसा करें, आप अपने टीचर्स से प्लीज बात करें, क्योंकि आपके टीचर्स हैं, वो आपका भला चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते, चाहे वो आपको डांटे या कुछ भी कहें, पर वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए वो आपको जी। डांटते हैं। अगर आपको कभी भी किसी टाइप की भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो, या आपको कोई किसी टाइप का स्ट्रेस है, आप उनसे बात करें। ये जो आप अपने और उनके बीच की जो दूरियां बना ली है ना हमने, अपने टीचर्स और अपने बीच में, तो उससे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ऑनलाइन क्लास में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप जाके बोलिए उनसे। वो वो आपको एक बार चाहे डांट दे, लेकिन आपको बताएंगे जरूर। तो ये जो लेस इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो वो दूर कीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा गैप तो यही हो रहा है ना, कि आप फिजिकली जी, टीचर्स के पास नहीं। टीचर्स तो खुद चाहते हैं कि हम उनसे जाके डाउट पूछें, अपने व्यूज़ रखें कि ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब टीचर्स को तो खुद ही अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे आके पूछे, कि वो मेरे साथ इंटरैक्ट करें। हमारे भी टीचर्स हमसे बोलते रहते हैं कि अपने डाउट्स लिख के लाया करो, हमसे पूछा करो, तो वो सब तो हमें करते ही रहना चाहिए। तो ये तो सही है बिल्कुल, कि हमें बात करनी चाहिए अपने टीचर से। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि आईज साइट वीक हो रही है या हेल्थ जी, प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू, क्योंकि हमें और लगातार बहुत देर तक हाँ, ऑनलाइन स्क्रीन रहना पे पड़ रहा है। फ़ोकस तो करना पड़ता कुछ है। आजकल एक्सरसाइजेज आ रही हैं जो हमारी आईज के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। फिर से मैं कहना चाहूंगी, यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट भरा हुआ है जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो यूट्यूब पे जाइए और अपने आईज की रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। और वो एक्सरसाइज ऐसी आप कहीं पे भी बैठकर कर सकते हैं, आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप अपने स्ट्रेंथ मसल्स को, आई के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि आप हेल्दी तभी रह पाएंगे जब आपका जो इनटेक होगा वो हेल्दी होगा। और जैसे कि हम कह सकते हैं, जब हेल्थ है तभी वेल्थ है। Obviously। जब हमारी हेल्थ सही होगी तभी हम एनर्जेटिक रहेंगे, अपने काम में ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे। तो तो ये सेइंग है ना एक उर्दू में, जान है तो जहान है। जी, तो ये तो अब रही कोविड की, बहुत सारी बातें कर ली हमने, कहीं लोग बोर ना होने लग जाएँ। मैंने जैसे कि अपनी हॉबीज़ के बारे में आपने बताया, तो फिर आप मेरे से भी कुछ पूछिए मेरी हॉबीज़ के बारे में।
मुझे हर्षी याद आ रहा है कि आपने एक इंडिपेंडेंस डे पे एक बहुत अच्छी पोयम सुनाई थी अपने स्कूल में। और जैसे कि उस समय भी जब हम लड़ रहे थे आजादी के टाइम पर, तो हमारा वो दुश्मन था, उसे हम देख सकते थे, उसको हम आंखें दिखा सकते थे, उसको डरा सकते थे। लेकिन ये जो दुश्मन है ये तो इनविजिबल है, तो इसे तो अपने आत्मविश्वास, मोटिवेशन और हेल्दी रह के ही हराया जा सकता है। तो आप वो पोयम फिर से सुनाना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं शुरू करती हूँ। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में उसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो यही थी मेरी कविता। बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग। तो ये तो मैंने अपनी कविता सुना दी, लेकिन मेरे को पता है, जब जैसे कि मैं आपको पहले से जानती हूँ कि आप गाना भी बड़ा अच्छा गाती हैं, तो 2 लाइन थोड़ा सुना दीजिए। तो मुझे गाना याद आ रहा है जो आज के टाइम में वो बहुत ज्यादा फिट होता है, क्योंकि जिंदगी, टाइम ये किसी के लिए रुकता नहीं है। जी, तो जो है समा कल हो ना हो, तो मैं ये गाना आपके जी, सामने गाना शुरू चाहती कीजिए। हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं, कहीं है रूप धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये तो बहुत ही अच्छा आपने गाना, जो मतलब हमारी सिचुएशन से मैच कर रहा है, वैसे ही आपने ढूंढ के सुनाया और बहुत ही प्यारा गाया आपने। थैंक यू, और आपने भी मेरा बहुत साथ बहुत अच्छा निभाया। हाँ, तो काफी अच्छा हो गया जैसे ही हम सोच रहे थे। तो अब जैसे हम अगर हम देख रहे हैं तो हालात पहले से काफी सुधर रहे हैं, काफी चीजें खुलने लगी हैं, हमारे भी स्कूल सब ऑफलाइन हो गए हैं, और आशा करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो पर जाए। इस इंटरनेट के इस टॉक के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी, कुछ लोग थोड़ा ढिलाई कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप, कोरोना इसी चीज के लिए ताक में बैठा है कि जैसे थर्ड वेव जो कि है हाँ, हमारी। कि मैं जैसे ये लोग थोड़ा धीरे पड़े, मैं फिर से इन पे वार कर दूं। और इस बार हम कोरोना को जीतने नहीं देंगे, ये हमने भी, हम लोगों को सबको ये वादा करना है आज। हाँ, तो फिर वही 3 चीज़ जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, वही हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। हमने अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, और अपने परिवार का ध्यान रखें। और आपकी इकोनॉमी रेट भी अब हमारा काफ़ी सही हो गया। पहले मतलब जैसे अब हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए थे। अब जैसे सेकंड वेव में तो बहुत लोग अपने नियर्स एंड डियर्स को हमने खो दिया था, जो कि काफ़ी दुखद है। लेकिन अब सब कुछ सही हो रहा है, तो फिर हम आशा यही करते हैं कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग रखिए, और आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हम आगे ही बढ़ते जाएं, फिर से हम ऐसे कभी लो ना आए। तो हम, और आप लोगों ने, आप सभी लोगों ने, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, हमें आज बहुत ज्यादा आप लोगों ने मोटिवेट किया। हम लोग बहुत थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे साथ लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी हर चीज में आप पूरा साथ दे रहे हैं अपने कमेंट के द्वारा, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। आप सभी लोगों का मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के आप सब लोग यहाँ पर आए। और मैं स्मिता श्रीवास्तव मैम का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अपने मंच पर बुलाकर हमें टाइम दिया और हमें बोलने का मौका दिया। मैम की ये सोच है कि वो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं, जो ये हमें चाहिए। हमें हाँ, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि हमारे जैसे कई लोग आए और इस प्लेटफॉर्म पर बोले। और मैं डॉक्टर प्रियंका मैम का भी बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें स्मिता मैम से इंट्रोड्यूस कराया इसके लिए।
और लगातार हमें कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ नाम लेना चाहूंगी, भानु प्रकाश श्रीवास्तव, इनके तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन है और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुलदीप राघव और बहुत सारे लोगों के नाम लेना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सौरभ नागर, इन सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इतनी देर तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। फिर धन्यवाद।